वेरी गुड इवनिंग। धर्मेंद्र कुमार राय। और जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए ताकि हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये सीरीज जो चल रही है, रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है। ऑनलाइन आ जाइए ताकि तो रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत हम लोग एविडेंस एक्ट को रिवाइज कर रहे हैं। और इस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, गुड इवनिंग संगीता, इस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत 45 मिनट के जितने भी पॉसिबल हो सकेगा उतने पार्ट में हम लोग इसको रिवाइज कर जाएंगे, जहाँ तक कि आपको समझने के लिए पर्याप्त हो। तो शुरुआत करते हैं। आगे की बातें थोड़ी सी अनअकैडमी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी जो है देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको ऐसे गाइड किया जाता है जैसे कि कहीं और विकल्प ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस मिलता है, सही लोगों के द्वारा मिलता है, एक्सपीरियंस्ड लोगों के द्वारा मिलता है। शायद ऐसा पूरे देश में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की इतने सारे एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएं। और यहाँ पर जो दो तरीके की क्लासेस होती हैं, दो तरीके के क्लासेस का मतलब प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस। प्लस क्लासेस से मतलब ये है कि उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और जैसे ये सारे बैच जो चलते हैं वो प्लस क्लासेस में ही चलते हैं और इसका लाभ कोई पर्सन तभी ले सकता है जब वो प्लस यानी सब्सक्रिप्शन लेता है। स्पेशल क्लासेस बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिसमें बिल्कुल फ्री में होता है, वो सभी के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन लें अथवा सब्सक्रिप्शन ना लें। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता दूं आपको कि एक फ्री की मॉक टेस्ट चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका किस अक्टूबर को है, किस नवंबर को है, उसका डेट, उसकी टाइमिंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो उसको आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री का है। राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए और हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए। अगर हम बात करें कि रैपिड रिवीजन सीरीज जो चल रही है वो 18 तारीख से चल रही है, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये T20 मार्क टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पर, तो इस T20 मार्क टेस्ट सीरीज का भी आप लाभ ले सकते हैं मंडे टू थर्सडे सुबह 9 से 9:30 बजे तक। नेहा गुड इवनिंग, आनंद गुड इवनिंग। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में ये है सब्सक्रिप्शन के प्लान। चाहे जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपके डिस्क्रिप्शन पर है, ये किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई बाध्यता नहीं। और राय लाइव अगर इस कोड का प्रयोग किया जाए तो 10% का डिस्काउंट फीस में हो जाएगा और अगर आप इस कोड का प्रयोग करते हैं तो मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपके लिए अवेलेबल होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये है यूट्यूब चैनल जिस पर आप हैं। शाम को 6:30 से क्लास होती है हमारी यूट्यूब पे लाइव। और टेलीग्राम चैनल है ये, टेलीग्राम चैनल को आप UA जुडिशियरी धर्मेंद्र, इस तरीके से आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रणाम प्रसिद्ध। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। अब देखिए, बात करते हैं, उस दिन हम लोगों ने सेक्शन नंबर 29 तक बात की थी। सेक्शन नंबर 29 पढ़ने के बाद सेक्शन नंबर 30 आता है और सेक्शन नंबर 30 में क्या है? सेक्शन नंबर 30 बताता है कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड की। कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड यानी सह अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति की बात की गई। समस्या यह है कि अगर को एक्यूज्ड कन्फेशन करता है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी, और सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि को एक्यूज्ड है कौन। तो सेक्शन नंबर 30 जो बात करता है कि को एक्यूज्ड की बात करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो यह है, को एक्यूज्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसका, को एक्यूज्ड वो लोग होते हैं जिनका ज्वाइंट ट्रायल होता है, मतलब एक साथ विचारण हो रहा है। और दूसरी बात इसमें यह होती है सेम ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए, यही कीवर्ड है। और भी चीजें इसके एसेंशियल आप निकाल सकते हैं, लेकिन को एक्यूज्ड के लिए यही कीवर्ड है। नेहा नमस्ते, कि सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो रहा, तो वो को एक्यूज्ड कहलाते हैं। ठीक है,
अब बात आती है कि इसमें क्या बात करता है, कहता है कि एक पर्सन अगर कोई कन्फेशन करता है जिससे दूसरा भी प्रभावित होता है, तो क्या एक पर्सन के कन्फेशन का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा? तो कोर्ट कहता है कि वो विचार में ले सकती है, यानी वो उसको कंसीडर कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कंसीडर करे ये जरूरी भी नहीं है, और अगर कंसीडर कर भी ले तो सिर्फ उसके स्टेटमेंट के आधार पर कोई कन्विक्शन दूसरे का नहीं होगा, क्योंकि उसकी एविडेंशियल वैल्यू जो होती है वो बहुत ही वीक टाइप की होती है। और एक सबसे जरूरी केस जो है इस पर कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, लीडिंग केस है इसकी, उम्मीद है सेक्शन 30 से आगे बढ़ना चाहिए अब हम लोगों को। तो सेक्शन 30 के बाद आता है सेक्शन 31, जिसकी चर्चा हम लोगों ने एडमिशन के समय की थी। कि सेक्शन 31 ये बताता है कि एडमिशन जो होती है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होती, वो सिर्फ एस्टोपल का प्रभाव रखती है। मधु नमस्ते, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 32 का क्लास नंबर 1, डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं, यानी मृत्युकालिक कथन। पहली चीज थोड़ा सा यहां पर मैं बता दूं, यहां को एक्यूज्ड को हमने बात की थी। को एक्यूज्ड और एकम्प्लिश, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। को एक्यूज्ड और एकम्प्लिश बड़ा कंफ्यूजन वाला वर्ड है, और तमाम जब गाइड वगैरह आप उठाते होंगे तो उसमें भी वो कब एक्यूज्ड को एकम्प्लिश बना देता है, कब एकम्प्लिश को एक्यूज्ड बना देता है, उसको खुद पता नहीं चलता। लेकिन को एक्यूज्ड अलग चीज है, एकम्प्लिश अलग चीज है, यानी सह अभियुक्त और सह अपराधी दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। को एक्यूज्ड के संबंध में बात 133 में की गई है और को एक्यूज्ड के बाद सेक्शन 30 में की गई। बस इतना फिलहाल आप समझ लीजिए कि को एक्यूज्ड का मतलब ये होता है कि जब दो लोगों का ट्रायल सेम ऑफेंस के लिए एक साथ होता है, को एक्यूज्ड होते हैं। ऑफेंस उन्होंने साथ किया था या नहीं किया था ये अलग बात है, लेकिन एकम्प्लिश के लिए जरूरी है कि उनका ट्रायल साथ में हो या ना हो, लेकिन पर्सन ने अपराध होने में किसी न किसी तरीके से सहयोग किया था, तो वो एकम्प्लिश कहलाता है, सह अपराधी कहलाता है। यानी बिफोर कन्विक्शन एक कोई व्यक्ति को एक्यूज्ड हो सकता है, लेकिन आफ्टर कन्विक्शन एकम्प्लिश होता है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है इसमें, और इसको हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन की बात। डाइंग डिक्लेरेशन आप लोग जानते हैं 32(1) में है, और डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में अगर बात हम लोग करते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जब अपने मरने से पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो उसके मरने के कारण के बारे में बताता है, तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। ये 31 की क्लास नंबर 1। सबसे पहली बात आती है कि क्या मरने वाला व्यक्ति उस समय जब वो स्टेटमेंट दे रहा था, क्या उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए? क्या उसके दिमाग में इस बात का डर होना चाहिए कि अब मैं मर जाऊंगा इसलिए मैं दे दूं, तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा? तो इसका जवाब आप देंगे नो, ऐसा जरूरी नहीं। उसे मरने का डर होना जरूरी नहीं है। लेकिन इंग्लिश लॉ में अगर यही क्वेश्चन मैं पूछता तो यस, मरने की आशंका हो उसी समय अगर कोई स्टेटमेंट देगा तो डाइंग डिक्लेरेशन। अब एक और क्वेश्चन यहां से हो सकता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन किस प्रकार के प्रोसीडिंग में रिलेवेंट होती है? किस प्रकार के प्रोसीडिंग में रिलेवेंट होती है? मतलब सिविल में या क्रिमिनल में? तो ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है, क्योंकि आप बेयर पढ़ेंगे ना तो उसमें लास्ट में लिखा होगा 32 के क्लास नंबर 1 में जब सेकेंड पैरा आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि चाहे उसकी प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो। इसका मतलब चाहे उसकी प्रकृति सिविल की हो, चाहे उसकी प्रकृति क्रिमिनल की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मामलों में लागू।
तो डाइंग डिक्लेरेशन ही होता है। डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस ये जान लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो समझ लीजिए क्या है। ये है पाकला नारायण स्वामी, पाकला नारायण स्वामी, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर की केस, ये डाइंग डिक्लेरेशन की लीडिंग केस है। इसके अलावा एक केस आपको पूछा जा सकता है नारायण सिंह, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस है। उसके अलावा शरद विरदी चंद की भी केस लिख सकते हैं आप, शरद विरदी चंद वर्सेस महाराष्ट्र। और एक केस में आपको और बताऊंगा, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, महाराष्ट्र का। ठीक है, ये कौशल राव, उसकी एविडेंशियल वैल्यू के संबंध में एक केस है। डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियल वैल्यू की सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, कौशल राव की। बाकी डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में ये 4 केसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है शरद विरदी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट केस है बेटा, बहुत सारे टॉपिक में आपको मिलेगी। लीडिंग केस यहां पर, सरकमस्टांशियल एविडेंस भी पढ़ेंगे ना तो भी शरद विरदी चंद की केस मिलेगी आपको। तो एक्चुअल में देखिए, शरद विरदी चंद के अरे कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया कि ये बिल्कुल सही एविडेंस है, मतलब सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर भी किसी का कन्विक्शन किया जा सकता है, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर भी किसी का कन्विक्शन किया जा सकता है, भले ही न तो ये ओथ पर होता है और न ही इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। लास्ट केस कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, एविडेंशियल वैल्यू इसकी बताता है और माना यह जाता है कि भाई ये इसलिए रिलेवेंट होता है क्योंकि माना यह जाता है कि कोई व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो वो झूठ नहीं बोलता। चले आगे बढ़ते हैं फिर सेक्शन नंबर 32 क्लास 1। बाकी के आप सिर्फ मार्जिनल हेडिंग देख लीजिएगा, यानी 32 में जितने भी क्लास हैं उसकी मार्जिनल हेडिंग प्री के लिहाज से देख लीजिएगा, उतना सफिशियंट है और बाकी चीजों के लिए जरूरी नहीं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 33 पर। सेक्शन 33 पर, और सेक्शन 33 क्या बताता है? सेक्शन 33 ये बताता है कि अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट देने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाए या उसकी गायब हो जाए, उसका पता न चल पाए, तमाम ऐसी स्थिति हो अगर, तो उस स्टेटमेंट की क्या एविडेंशियल वैल्यू होगी? तो ये कहता है कि बाद की कार्रवाइयों में रिलेवेंट होता है, बाद की कार्रवाइयों में रिलेवेंट होता है। तो सेक्शन 33 के बारे में बस इतना, सेक्शन 33 है। और 32 और 33 में क्या अंतर है, आखिर उसी में क्यों नहीं रिलेवेंट कर दिया गया? सेक्शन 32 जो बात करता था वो किसी के सामने बात करता था, कभी भी किया गया बात, लेकिन सेक्शन 33 सिर्फ उसी स्टेटमेंट की बात करता है जो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान दिए गए, और उस स्टेटमेंट को देने के बाद वो व्यक्ति बहुत दूर चला गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो या गायब हो गया हो, तब ऐसी स्थिति में उसकी एविडेंस को बाद के कार्रवाइयों में रिलेवेंट माना गया है सेक्शन 33 के अंतर्गत। 33 है। 34 वगैरह देख लीजिएगा, सेक्शन 34, हाँ, एंट्री इन द अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स है, उसकी मार्जिनल हेडिंग देख लीजिएगा। उसके अलावा यहां पर सेक्शन 36 आप देख रहे होंगे, 36 में मैप और चार्ट के संबंध में बात करता है। 36 क्या बात करता है? मैप और चार्ट के संबंध में बात करता है।
और इसी के साथ सेक्शन नंबर, जैसे मैप और चार्ट की बात जो आप कर रहे हैं, इसी के सेक्शन 36 की ही बात आप एक बार बेयर उठा के देखेंगे तो सेक्शन नंबर 83 में भी होगा और सेक्शन नंबर 87 में भी होगा। ठीक है, 83 में भी होगा और 87 में भी होगा। तो मैप और चार्ट देख के सिर्फ एक ही कोई सेक्शन मत मार दीजिएगा जो दिमाग में, डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन कैसा है, मतलब क्या वो पूछना चाह रहा है। अगर मैप और चार्ट के रिलेवेंसी की बात पूछता है तो 36 लगा दीजिएगा। अगर मैप और चार्ट किसने बनाया, सरकार ने बनाया है, तो आप जो है 83 लगा दीजिएगा। और मैप और चार्ट किसी अदर पर्सन ने बनाया है तो 87 लगा दीजिएगा। यहां पे जो है मैप और चार्ट के संबंध में प्रिजम्पशन है। ठीक है, तो मैप और चार्ट के संबंध में प्रिजम्पशन 83 और 87 में, 83 में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है और 87 में प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि वो मैप और चार्ट बनाया किसने, सरकार ने बनाया है या किसी प्राइवेट पर्सन ने बनाया है। तो वहां पे प्रिजम्पशन लॉ की और फैक्ट की होगी। और यहां पर जो 36 में आप देखते हैं वो प्रिजम्पशन नहीं है, वो रेलेवेंसी। तो ये सारे सेक्शन आप थोड़ा सा याद। उसके अलावा अगर सेक्शन नंबर 38 की आप बात करते हैं, 38 की बात करते हैं तो उसमें है विधि की पुस्तकों के संबंध में कथा। ये इसकी मार्जिनल हेडिंग याद कर लीजिएगा आप लोग, और 37 के साथ 81 पढ़ लीजिएगा। 37 रिलेवेंसी की बात करता है और उसी के साथ 81 जो है प्रिजम्पशन की बात करेगा। तो ये दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 39। सेक्शन 39 क्या बात करता है? सेक्शन 39 ये कहता है कि कोई अगर लंबी बातचीत है या किसी डॉक्यूमेंट में ही कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और उसमें से छोटी सी कोई बात ऐसी है जो कि रिलेवेंट है, तो क्या पूरा डॉक्यूमेंट या वो पूरी बातचीत कोर्ट के सामने पेश करनी होगी और रिलेवेंट होगा? जी नहीं। अगर कोई लंबी बातचीत है, नमस्ते निशी, अगर कोई लंबी बातचीत है तो उस लंबी बातचीत का सिर्फ उतना ही पार्ट जो कि उसके लिए जरूरी है उतना ही रिलेवेंट होगा। कौन सा सेक्शन बताता है? तो सेक्शन 39। देखो बेटा, हम सेक्शन पढ़ पढ़ के आपको सुनाते हैं एक लाइन, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर उस तरीके से हम लोग करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं उसके सिर्फ मेन बात बता दे रहा हूं ताकि अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो वो चीज आपको समझ में आ जाए थोड़ी सी। मुलायम, हाँ, तो वो बात आपको समझ में आ जाए और वो चीज याद रखिएगा। हम उन सेक्शन पे चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे जो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ, जो सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसी की चर्चा हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट की बात करेंगे। हाँ नेहा, बिल्कुल ठीक है ना। तो भाई लंबी बातचीत है और जैसे हम और आप एक आधे घंटे 1 घंटे मान लीजिए पढ़ाई करते हैं। अब इस 1 घंटे में हमने अगर कोई बात किसी संबंध में बोली है मात्र 10 सेकंड की, अब यही चीज अगर किसी बात से संबंधित तो क्या ये पूरी वीडियो पेश करना जरूरी है? नहीं, उसका सिर्फ उतना ही पार्ट जिसमें से वो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए कि हाँ हमने किस रेफरेंस में वो बात बोली थी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 40 से लेके, ठीक है, सेक्शन नंबर 40 से लेके सेक्शन नंबर 44 ये जजमेंट के रिलेवेंसी की बात करता है। जजमेंट के रिलेवेंसी की बात करता है। ठीक है, जजमेंट की रिलेवेंसी की बात अगर करता है तो इसका जनरल रूल जो है, जनरल रूल बताता है कि कोई जजमेंट रिलेवेंट नहीं होता है, कोई प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट नहीं होता है। ये बात बताती है, यही जनरल रूल है।
और ये जनरल रूल बताया कहां गया है? सेक्शन 43 में। सेक्शन 43 बताता है कि जनरल रूल ये आप उसकी बेयर प्रोविजन पढ़ेंगे तो यही बात देखिए कि कोई भी जजमेंट रिलेवेंट नहीं होता है, लेकिन इस बात के एक्सेप्शन भी तो बहुत सारे हैं। लेकिन कब रिलेवेंट हो जाएगा? सेक्शन 40 के अंतर्गत, जब वो रेस जुडिकाटा का प्रभाव रखे। ठीक है, ये पूछा भी गया है कई बार एग्जामिनेशन में, आप लोग सॉल्व करते होंगे तो पता होगा कि रेस जुडिकाटा जो है कहां है, तो सेक्शन 40 में है। यानी कोई जजमेंट अगर रेस जुडिकाटा का प्रभाव रखता है तो वो रिलेवेंट हुआ। क्यों? क्योंकि भाई अगर इस मामले का डिसीजन पहले ही आ चुका है तो बाद में अगर वही मामला लेके अगर कोई दूसरे कोर्ट में जाएगा तो रेस जुडिकाटा का रूल लगेगा ना। तो रेस जुडिकाटा का अगर रूल लगना है, यानी उस कोर्ट को काग्निजेंस लेना है या ट्रायल करना है कि नहीं, इस बात को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ये प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले ही जजमेंट आ चुका है तो फिर से इसको काग्निजेंस नहीं लेना। तो ये हो जाता है कि रेस जुडिकाटा। दूसरी चीज सेक्शन नंबर 41, दूसरा एक्सेप्शन, और दूसरा एक्सेप्शन कहता है जजमेंट इन रेम की। जजमेंट इन रेम, सेक्शन 41, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम, दो प्रकार के जजमेंट होते हैं। और जजमेंट इन रेम का मतलब यह होता है सर्वबंधी निर्णय, यानी जिससे सिर्फ पार्टी प्रभावित नहीं होती, ये पूरी दुनिया के विरुद्ध होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है। तो ये जजमेंट इन रेम होते हैं। जजमेंट इन रेम कौन से मामलों में आते हैं? ये कई बार पूछा गया है आपसे। जजमेंट इन रेम किन मामलों में आते हैं? प्रोबेट विषयक मामलों में आते हैं, इंसॉल्वेंसी के मामलों में आते हैं, मैरिज के मामलों में आते हैं, उसके अलावा एडमायरल्टी के मामलों में आते हैं। यानी विवाह विषयक, मतलब क्या, दिवाला विषयक, प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक और नवाधिकरण विषयक। प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी, मैरिज और एडमायरल्टी, इन मामलों में जो कॉम्पिटेंट कोर्ट निर्णय देती है यही होता है जजमेंट इन रेम। और ये जजमेंट इन रेम जो है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर। प्रोबेट मतलब होता है प्रमाणित करना बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है, उसने विल बनाई, तो विल बना दी तो पता नहीं झूठी है कि सही है, कॉन्सेंट फ्री था नहीं था, ये बात कैसे पता चलेगा? तो वो चीज ले जाके कोर्ट के सामने रखी जाती है, तो वो कोर्ट जिसे इस प्रकार की जुरिस्डिक्शन है वो उसको प्रमाणित करता है। तो यही प्रमाणित करने की अधिकारिता मतलब प्रोबेट संबंधित अधिकारिता। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो 41 से इतनी ही क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेक्शन अगला एक्सेप्शन, सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 क्या बात करता है? ये कहता है कि ऐसा कोई चीज ऐसी कोई चीज जो पब्लिक नेचर की है, पब्लिक नेचर की, यानी लोक प्रकृति की बातों से संबंधित अगर कोई जजमेंट है, जैसे रास्ते वास्ते का मामला है, समझे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रमाणित जो करता है ना वही। 42 पब्लिक नेचर बेटा निशी, ठीक है ना, पब्लिक नेचर की बात करता है। तो पब्लिक नेचर का मतलब जैसे एक रास्ते को लेकर डिस्प्यूट है। अब रास्ते को लेकर डिस्प्यूट अगर ए और बी के बीच में है और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं बी को जाने का हक है, तो ये पब्लिक नेचर की ही बात हुई ना कि ये रास्ता क्या आम रास्ता है कि नहीं। तो कोर्ट ने जजमेंट एक बार दे रखा है तो वो रिलेवेंट होगा कि अगर इसी रास्ते को लेकर फिर से सी से झगड़ा होगा तो उसमें सी ये प्रीवियस जजमेंट ये पेश कर सकता है कि इसी तरीके से बी को भी जाने से ये रोक रहे थे, कोर्ट ने कहा कि नहीं बी को जाने आने का अधिकार, यानी ये रास्ता है, ए का घर नहीं है। तो ये पब्लिक नेचर का होने के नाते प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा प्री में ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ ऐसे मामलों में प्रीवियस जजमेंट किसी बात को प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। कंक्लूसिव प्रूफ तो सिर्फ 41 वाला होगा।
लेकिन रिलेवेंट होगा। अगला एक्सेप्शन बात करता है सेक्शन 43, और सेक्शन 43 कहता है कि सेक्शन 40, सेक्शन 41 और सेक्शन 42 के अंतर्गत जजमेंट तो रिलेवेंट होंगे, लेकिन उसके अलावा जजमेंट रिलेवेंट तब होंगे जब जजमेंट ही फैक्ट इन इश्यू, जजमेंट ही इश्यू में, तब ऐसे मामलों में हो सकता है। और तीसरा ये बात कहता है कि अदर प्रोविजन के अंतर्गत रिलेवेंट हो। ठीक है, तो सेक्शन 43 कहता है कि कोई भी जजमेंट 40, 41, 42 के अंतर्गत रिलेवेंट हो सकता है। उसके अलावा जजमेंट तभी रिलेवेंट होगा जब जजमेंट ही इशू में। ठीक है, जजमेंट ही इशू में कब होगा? जजमेंट ही इशू में होने का मतलब यह है कि जहां इनहेंस पनिशमेंट से संबंधित प्रोविजन है। इनहेंस पनिशमेंट समझते हैं ना? इनहेंस पनिशमेंट का मतलब एक बार आपने ऑफेंस किया और फिर उसके बाद उसी ऑफेंस को आपने रिपीट किया, तो पिछली बार जितना पनिशमेंट मिला था उससे कहीं ज्यादा पनिशमेंट आपको रिपीट करने पर मिलेगा, और यही इनहेंस पनिशमेंट होता है। और आईपीसी का सेक्शन 75 इनहेंस पनिशमेंट के बारे में बात करता है। तो ये जहां इनहेंस पनिशमेंट है, अब जैसे फिलहाल चोरी का ट्रायल चल रहा है और उसमें प्रीवियस कन्विक्शन भी आरोप लगाया गया कि चोरी के लिए पहले भी कन्विक्ट हो चुके हैं, तो अब पहले चोरी के लिए कन्विक्ट हुए थे या नहीं, ये जजमेंट ही इशू में है, तो ये जजमेंट रिलेवेंट होगा इस मामले में। क्योंकि अगर पहले कन्विक्ट था तो इसका मतलब इस बार चोरी के लिए जो सजा होगी वो ज्यादा होगी। तो इसलिए जब जजमेंट ही इफेक्ट इन इश्यू हो तो वहां भी जजमेंट रिलेवेंट हो जाता है, और अदर प्रोविजन के अंतर्गत भी जजमेंट रिलेवेंट हो सकता है। जो कैसे? जैसे कि एक जमीन के झगड़े में ए और बी के बीच जमीन का झगड़ा था, ये जमीन जजमेंट कोर्ट ने बी के फेवर में दे दिया। अब ए को, अब बाद में होता है कि बी का मर्डर हो गया, तो किसके पास बी का मर्डर करने का मोटिव था? तो ए के पास था, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट बी के फेवर में आया था, इसलिए हो ना हो ए ने ही बी को मारा हो। तो मोटिव को क्लियर करने के लिए जजमेंट रिलेवेंट हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 43 क्या बात करता है भाई? सेक्शन शुरू में आपने देखा था, मैं फिर से बता देता हूं इसको। आपने ये देखा था कि जनरल रूल 43 बताता है, और जनरल रूल 43 ये बताता है कि जजमेंट रिलेवेंट नहीं होते। तो उसके बाद हमने क्या देखना शुरू किया कि ये जनरल रूल है, उस जनरल रूल के एक्सेप्शन क्या क्या है। एक्सेप्शन पहला हमने कहा कि वो जजमेंट जो रेस जुडिकाटा का इफेक्ट रखता है वो रिलेवेंट हो जाएगा, सेक्शन 40। दूसरा, सेक्शन वो जजमेंट जो जजमेंट इन रेम है वो भी कंक्लूसिव प्रूफ होता है और वो रिलेवेंट होता है। तीसरी चीज, जो पब्लिक नेचर का जजमेंट है वो भी रिलेवेंट होता है। और 43 कहता है कि जब जजमेंट ही फैक्ट इन इशू तो रिलेवेंट होगा। अब जजमेंट ही फैक्ट इन इशू कैसे होगा? जजमेंट ही फैक्ट इन इशू होने का मतलब यह है कि हमने कहा था ना कि कभी कभी आपने सुना होगा कि थेफ्ट के लिए अगर कोई व्यक्ति पनिश किया जाता है, हो गया, फिर उसके बाद फिर थेफ्ट के लिए फिर से उसका कन्विक्शन होगा, तो पिछली बार अगर 3 ईयर का पनिशमेंट मिला था तो इस बार अब 7 साल का पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा है। तो इनहेंस पनिशमेंट की बात है। तो ये चीज, ये धारा यही कहती है कि जहां जजमेंट ही, अब जैसे कि जब दूसरी बार चोरी का ट्रायल हो रहा था तो उसमें कन्विक्शन हुआ, तो अब उसमें वैसे तो पनिशमेंट 3 ही साल का मिलता, लेकिन पार्टी क्या कर रही है कि इसे पहले भी कन्विक्ट किया गया है और वो कहता नहीं हमको कन्विक्ट नहीं किया गया। अब ये जजमेंट आया ना इशू में, वो कह रहा है कि नहीं हमको कन्विक्ट नहीं किया गया, और ये कहता है किया गया। ये जजमेंट इशू में है, इसलिए ये प्रीवियस जजमेंट इसमें पेश करके ये क्लियर किया जा सकता है कि क्या पहले वो कन्विक्ट किया गया है अथवा नहीं। ठीक है, तो अगर ये साबित हो जाएगा तो वो सजा बढ़ जाएगी उसमें। तो ये है सेक्शन 43। और सेक्शन 44 आप जानते ही हैं कि अगर कोई जजमेंट
फ्रॉड से या मिस्टेक से ले लिया गया है तो ये फ्रॉड या मिस्टेक करके उसको गलत साबित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। सेक्शन 43 के 2 एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां समय नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कौन कौन से एग्जाम्पल आपके लिए जरूरी हैं वो देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर बी है, एग्जाम्पल बी है और एग्जाम्पल सी होगा। ये दोनों एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गलत करके आएंगे कॉमन सेंस लगाएंगे तो। और फिर उसके बाद डी वगैरह देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों। बस इधर से और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपर्ट की ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, यानी विशेषज्ञों की राय। सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 51 तक ये एक्सपर्ट की ओपिनियन चलेगी। सर अगर एस्टैब्लिश करने के लिए उसे किया जाता है तो बाद में हाँ बेटा वही चीज हम बता रहे थे शाश्वत, वही चीज बता रहे थे, लेकिन हर मामलों में नहीं होता है। कुछ खास मामले में है जिसमें कि अगर पहले उसको कन्विक्ट किया गया है और ये दूसरी बार है तो पनिशमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। एक्सपर्ट ओपिनियन की हम लोग बात करते हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब क्या? एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब, विशेषज्ञों की राय का मतलब ये है कि किस मामले में क्या किसी व्यक्ति की ओपिनियन भी ली जा सकती है क्या? हाँ शाश्वत, ली जा सकती है क्या? तो कहता है जनरली नहीं, जनरली किसी पर्सन की ओपिनियन नहीं ली जा सकती, क्योंकि मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी पर्सन की विटनेस को जो जानता है वही कोर्ट में आके बताए, क्या ओपिनियन बनानी है, ओपिनियन बनाना कोर्ट का काम, और ओपिनियन अगर विटनेस ही देने लगे तो फिर कोर्ट बैठ के करेगा क्या? तो इसलिए ओपिनियन बनाना कोर्ट का काम है, विटनेस को सिर्फ जिसने देखा, जो उसने सुना, उस बात को जाके कोर्ट को बताना होता है। क्योंकि अगर ओपिनियन को इसको दे दिया जाएगा तो जुडिशियल एक्ट का ये एक तरीके से डेलीगेशन हो जाएगा विटनेसेस के लिए, जो सही नहीं होगा। तो ये हो गया। तो हमने क्या किया कि एक्सपर्ट की ओपिनियन, ये थर्ड व्यक्ति पर्सन की ओपिनियन रिलेवेंट नहीं होती है, लेकिन उस रूल के एक्सेप्शन बताए गए हैं सेक्शन 45 से लेकर 51 तक। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट आखिर है कौन? कौन एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट का मतलब वो पर्सन एक्सपर्ट होता है जो किसी भी मामले में स्पेशल नॉलेज रखता है, विशेष ज्ञान रखता है या एक्सपीरियंस रखता है। अगर किसी मामले में उसे स्पेशल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो वह एक्सपर्ट है। उसके लिए कतई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डिग्रियां इकट्ठा किया, ठीक है ना। रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक साधारण से सुनार की ओपिनियन, जो गोल्ड मैन होता है, उसकी ओपिनियन सोने के शुद्धता के संबंध में रिलेवेंट मानी थी। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपर्ट माना, क्योंकि भाई उसके लिए कोई डिग्री नहीं थी भले, लेकिन उसने एक्सपीरियंस जो किया था, इतने समय तक सोने के लिए इसके संबंध में जो काम किया था, वो ये बता सकता था कि ये चीज जो है वो सोने की है अथवा सोने की नहीं है, या सोना है तो कितना है। तो उसकी ओपिनियन रिलेवेंट ली गई थी। अब बात यह है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन जो ली जाती है वो किन मामलों में ली जाएगी। तो सेक्शन 45 बताता है कि कौन कौन से मामले। वो फॉरेन लॉ आप जानते ही, फॉरेन लॉ, हैंड राइटिंग, उसके अलावा क्या है, फिंगर इम्प्रेशन,
फिंगर इम्प्रेशन, उसके अलावा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगर इम्प्रेशन, साइंस और आर्ट, है ना, साइंस और आर्ट। ठीक, तो सेक्शन 45 ये कहता है कि इन मामलों में एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जा सकती है। फॉरेन लॉ, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, साइंस और आर्ट के संबंध, है ना, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन अब इसमें अगर डाल दे कि क्या इंडियन लॉ के संबंध में लिया जा सकता है कि नहीं, तो इसका जवाब आप देंगे नहीं, इंडियन लॉ के संबंध में कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली जाएगी, क्योंकि इंडियन लॉ की नॉलेज सबको है, ये प्रिज्यूम करके चला जाए, बाकी चीजें हो गई। अच्छा, और इसमें क्या बताएं, और इसमें हाँ, अच्छा, एक्सपर्ट की ओपिनियन की एविडेंशियल वैल्यू, क्या इसके आधार पर कोई कन्विक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हर चीजों के बारे में नॉलेज न्यायालय को हो ये जरूरी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। इसलिए किसी भी मामले में ओपिनियन कोर्ट की ले ली जाती है, कोर्ट की ओपिनियन ले ली जाती है, ताकि जैसे कि मान लीजिए ये जहर है, अब ये जहर कितना खतरनाक है, या किसी पर्सन में कितनी देर में कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीजें, या गोली कितनी दूर से चलाई गई है, किस पिस्टल से चली है, कब व्यक्ति मरा, ये सारी चीजें जो है ना वो एक्सपर्ट ही बता सकता है, जो उस मामले का एक्सपर्ट। तो इसलिए यह हैंड राइटिंग की ही बात है, तो हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट जो होगा वो उसके बारे में बता सकता है। तो इसलिए हर चीजों की नॉलेज एक पर्सन में होना संभव नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट की ओपिनियन को रिलेवेंट यहां पे कुछ परिस्थितियों में बनाया गया है। सेक्शन 46 क्या बात करता है? सेक्शन 46 ये कहता है कि कोई भी अगर रिलेवेंट फैक्ट है तो उस रिलेवेंट फैक्ट को चाहे समर्थन करता हो कोई फैक्ट, और चाहे उसका खंडन करता हो, रिबूट करता हो, चाहे कोरबोरेट करता हो, तो ये फैक्ट भी रिलेवेंट होते हैं। माने जो विशेषज्ञ की राय, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को समर्थन करता हो या खंडन करता हो, तो वो भी रिलेवेंट होगा सेक्शन 46 के अंतर्गत। ठीक है ना, जैसे कोई एविडेंस दिया जाए और वो एविडेंस एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दी हुई है उसका खंडन करता, रिलेवेंट होगा। जैसे एक्सपर्ट कहता है कि नहीं, इनकी मृत्यु जो है जहर खाने से हुई, एक आदमी ऐसा कोई एविडेंस देता है, कहता है कि नहीं, इनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है, क्योंकि सांप के काटने पर ऐसे ही लक्षण होते। तो एक्सपर्ट की ओपिनियन जो थी, उस ओपिनियन को वो रिबूट कर रहा, इसलिए वो रिलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 47 जो बात करता है, सिग्नेचर की बात करता है, हैंड राइटिंग की बात करता है। तो अगर किसी के हैंड राइटिंग के बारे में पता करना, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी हो, तो कौन एक्सपर्ट होगा? उस हैंड राइटिंग से एक क्वांटेड पर्सन, यानी परिचित व्यक्ति। हैंड राइटिंग से जो परिचित व्यक्ति है, वो पर्सन जो होगा वो उसके बारे में एविडेंस दे सकता है, क्योंकि वो माना जाएगा कि उस हैंड राइटिंग का वो एक्सपर्ट है। ये एक्सप्लेनेशन 47 का जब आप पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में ये बात बताई गई, और ये भी बताया गया है कि ये क्वांटेड माना कब जाएगा। किसी हैंड राइटिंग से परिचित कौन माना जाएगा? जिसने उसे लिखते देखा हो, या जो उसको लेटर लिखता था और उसके जवाब में उसने लेटर प्राप्त किए हो, या तीसरा, जो उसने न तो लिखते देखा न उसके जवाब में लेटर प्राप्त किए, लेकिन उसके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट उसके सामने हमेशा आते रहते, तो वो पर्सन उसकी हैंड राइटिंग से क्वांटेड पर्सन था। हाँ बिल्कुल वही चीज कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आई विटनेस भी हो सकता है या आई विटनेस नहीं भी हो सकता है। सारे मामले आई विटनेस वाले तो नहीं हो सकते ना, तो जहां आई विटनेस हो सकते हैं और है, तो बिल्कुल वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आई विटनेस तो उससे तो कोई तुलना ही नहीं, आई विटनेस तो डायरेक्ट एविडेंस में आ जाएगा, और डायरेक्ट एविडेंस से बड़ा एविडेंस कौन सा है? समझिए बात कि उससे परिचित व्यक्ति कौन होगा हैंड राइटिंग से?
जिसने लिखते देखा, जिसने अपने द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट के आंसर में उसे प्राप्त किए, और तीसरा ये कहता है कि कोई भी पर्सन एक्वांटेड परिचित माना जाएगा उस हैंडराइटिंग से जिसने उसकी हैंडराइटिंग को बार बार देखा। तो वो सेक्शन 47। अब समझिए कि सेक्शन 47 यानी कहता है कि हैंडराइटिंग को कैसे साबित किया जाए। तो हैंडराइटिंग को कैसे साबित किया जाएगा, वो खुद लिखने वाला व्यक्ति उसके बारे में बता सकता है। उसके अलावा एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है, एक्सपर्ट चेक कर उसको बता सकता है कि हैंडराइटिंग उनकी है या नहीं। उसके अलावा एक्वांटेड पर्सन, जो हमने अभी कहा, एक्वांटेड पर्सन बता सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेक्शन 73 के अंतर्गत कंपेयर करके उसकी हैंडराइटिंग से उस तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो यहां इस तरीके से हैंडराइटिंग यानी सेक्शन नंबर 47 की बात हुई। सेक्शन नंबर 48 कस्टम और राइट की बात करता है। कस्टम और राइट सेक्शन 48 बात करता है, और कस्टम और राइट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कस्टम और राइट की बात करता है, और ये जनरल नेचर के कस्टम और राइट की बात करता है, साधारण प्रकृति की, है ना, जनरल। हालांकि कस्टम और राइट के बारे में सेक्शन 13 में भी दिया गया होगा, सेक्शन 32 में भी दिया गया होगा। तो आप समझिएगा कि जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से। गुड इवनिंग सोनाली पांडे, लेट हो बेटा, अब तो हम खत्म करने जा रहे हैं क्लास को। 6:30 बजे से क्लास चलती है, तो 6:30 बजे आइए तो मजा आए। फिर उसके बाद सेक्शन 49 कहता है कि ओपिनियन एज टू यूजेस, टेनेट्स, एटीसी व्हेन रिलेवेंट, यानी कि भाई किसी व्यक्ति के संबंध में प्रथा सिद्धांत के बारे में कोई राय बनानी हो तो कब राय सुसंगत होगी, कब ओपिनियन रिलेवेंट होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 50 देख लीजिए, सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या बात करता है? सेक्शन 50 बात करता है नातेदारी के बारे में राय की, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन रिलेवेंट बताता है। और इसमें कुछ सेक्शन देख लीजिएगा, इसके दूसरे पार्ट में प्रोविजो जो है, प्रोविजो में कुछ सेक्शन है वो याद कर लीजिएगा। वो सेक्शन 494, 495 यहां पे तो लिखा है, तो आप उसको भी लिख ही लीजिए, 498। ठीक है, कि अगर कोई ओपिनियन रिलेवेंट है तो जिस ग्राउंड पर वो ओपिनियन बनाई जाती है वो ग्राउंड भी रिलेवेंट होगा। चलिए, आज हम लोग यहीं रहने देते हैं बच्चों, और आप थोड़ा सा अभी फीडबैक दीजिए जितने लोग हैं कि आपको क्या ये स्पीड पसंद आ रही है या इसमें कुछ और चाहते हैं आप। जल्दी से बताइए ताकि आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करें, आगे फिर बढ़ेंगे। अगर ठीक है तब तो हम आप लोगों को इस रिवीजन के सेशन में आपको एविडेंस में करा ही रहा हूं, और उसके अलावा मैं सीआरपीसी भी करा दूंगा, मैं आपको आईपीसी भी करा दूंगा, ये तीनों सब्जेक्ट में करा। तो आप बताइए कि इसमें क्या थोड़ा और स्लो किया जाए, लेकिन और स्लो करने से फिर रिवीजन कहाँ रह जाएगा, फिर रिवीजन कहाँ रह जाएगा, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से हम लोगों की क्लास जो है 1 घंटे की हो जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। मतलब ये होता है ना कि कभी कभी की स्पीड, हालांकि सबको प्रॉपर तो एक बराबर नहीं हो सकती, कुछ पढ़े लोग हैं, कुछ पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा तो हो जाता है। लेकिन रिवीजन तो मेरे हिसाब से लग रहा था कि ठीक है स्पीड। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, कल आगे की चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू आप सबका।